नमस्कार, मैं हूं आर्य अमन और आपको बता दें कि 2024 की जो चुनाव है लोकसभा की, उसकी बिगुल बज चुकी है। सभी अब पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर जुटी पड़ी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटी पड़ी है। तो बिहार के दो तट, पटना साहिब और हाजीपुर, हम आज इस जगह के बारे में बात करेंगे कि इस मैदान में कौन उतरेगा और यहाँ पे किसका डंका बजने वाला है। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए हैं रविकांत जी। सर बताइए। हाजीपुर का जहाँ तक बात है तो हाजीपुर में एक जो चल रहा है उसमें एनडीए में ही दो जो धड़ा है, लोजपा में जो दो गुट बनी है उसी पर तकरार है। एक वहाँ से जो उत्तराधिकारी खुद को बता रहे हैं पशुपति पारस जी, तो पशुपति पारस अभी सांसद हैं और वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं, मगर वहाँ से चिराग पासवान के पिताजी ऐतिहासिक जीत भविष्य में दर्ज किए हैं 40-45 साल पहले। तो अब उनका कहना है कि जैसे वो जमुई से 2 टर्म सांसद रह चुके हैं, तो इस बार उनका भी ध्यान है कि जो पिताजी का धरोहर है, जहाँ से वो राष्ट्रीय राजनीति या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय फलक पर वो ज़बरदस्त तरीके से देश में एक गूंजा था कि रामविलास पासवान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर ने रामविलास पासवान को एक बड़ा नेता और उस सीट के जरिए तो चिराग पासवान को भी वहाँ से कह सकते हैं कि एक लगाव है। और चिराग पासवान को एक और चीज़ें वहाँ से जो कचोटती है कि यह सीट हमारे पिताजी का था, अब चाचा जी के पास है और चाचा जी से उनके संबंध कैसे हैं यह अब किसी से छिपी नहीं है, इसीलिए वहाँ से जो वह सीट चाहते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा खटास, मतलब कि आने वाले समय में देखेंगे कि बीजेपी वहाँ पर थोड़ा एनडीए की जब सीट कॉम्बिनेशन होगी तो जो आरएलजेपी है और एलजेपी आर है तो वहाँ पर इन दोनों को मैनेज करने में परेशानी होगी। अगर यहाँ पर परेशानी हुई और अगर कहीं इन दोनों में से एक महागठबंधन के पाले में चले गए तो ये अभी तो लग रहा है कि चिराग पासवान साथ हैं, चाचा जी भी साथ हैं, मगर चुनाव के वक्त क्या होता है कि कौन किसके साथ वो तुरंत तैयारी हो जाता है जी। जैसे कई करीबी नेता भी छोड़कर चले जाते हैं उस वक्त अगर सीट का कॉम्बिनेशन नहीं बना या उनको सीटें नहीं मिला। जैसे लालू प्रसाद यादव के साथ रामकृपाल यादव रहते, कोई नहीं जानता था कि रामकृपाल यादव छोड़कर चले जाएंगे, पर रामकृपाल यादव छोड़कर गए और मैदान भी जीत लिए, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे। तो ऐसे मतलब कि देखा गया है भविष्य में संभावनाएं। तो हाजीपुर में वह एनडीए के खाते का सीट रहा है, 2009 में भी वह एनडीए के पास ही था, 2014 में भी एनडीए के पास था, 2019 में भी एनडीए के पास था। तो कहीं ना कहीं जो इस बार जो महागठबंधन के साथ जो नीतीश कुमार, जो एक साथ नीतीश और लालू आकर लोकसभा में लड़ेंगे, यह पहली बार हुआ है। पिछले लोकसभा में जाएंगे 19 में तो नीतीश कुमार लड़ रहे थे इधर से, 14 में दोनों अलग अलग लड़ रहे थे, साथ लड़ते तो कुछ और होता, मगर सभी लोगों का ये अनुमान था कि अलग अलग लड़ेंगे तो उसकी ताकतों का एहसास नहीं था। तो अब 24 में जब साथ लड़ेंगे तो हर सीट पर एनडीए को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी में एक हाजीपुर हो गया, बाकी और एक पटना साहिब का आपने पटना साहिब का अगर हम बात करें तो उसमें भी कन्फ्यूजन है। एक तरफ ऋतुराज सिन्हा का भी शायद नाम आ रहा है और पहले से प्रसाद जी तो हैं ही जी, तो इस पर थोड़ा बताइए। रविशंकर प्रसाद कई बार राज्यसभा से सांसद रहे थे, उनका एक बार संभावना 2019 में भी बना था, 2014 में बन रहा था, पर शत्रुघ्न सिन्हा ऐन वक्त पर वह अपना कह सकते हैं कि जो पुराना जो उनका बीजेपी से जो 20 सालों का जो उनका जुड़ाव रहा था तो उन चीज़ों के जरिए वो 2014 का टिकट पा लेते हैं, मगर 2019 आते आते शत्रुघ्न सिन्हा एक्सपोज हो जाते हैं, उनको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जाता है, वह नाराज़गी साफ दिख जाती है। अभी तो तृणमूल से सांसद हैं, तो 2019 में यहाँ से रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते हुए नजर आए थे। तो इस बार कहीं विपक्ष की खेमे से शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए, ये भी हो सकता है। और एक बार भोजपुरी के स्टार कुणाल जी भी लड़ते हुए नजर आए थे। एक बार रवि किशन और शेखर सुमन जैसे नेताओं, जब तक यहाँ बॉलीवुड का भोजपुरी का तड़का लगते रहता है, तो एक ऋतुराज सिन्हा का नाम आ रहा है। ऋतुराज सिन्हा पिछले 10 वर्षों से कह सकते हैं कि भाजपा के मतलब कि बैकडोर से या पर्दे के पीछे रह करके रणनीति बनाते रहे, सोशल साइटों के जरिए भी या और भी काफ़ी और बिजनेस घराने से आते हैं। उनके पिताजी का एक अच्छा बैकग्राउंड है, जनसंघ संघ और ये भाजपा सांसद भी रहे हैं और बिहार के कह सकते हैं कि टॉप बिजनेसमैनों में भी उनकी गिनती आती है और बीजेपी के लिए अच्छा खासा बढ़ चढ़ के काम भी कर रहे हैं और उनको राष्ट्रीय टीम में ले जाया गया है। ये इससे उनकी संभावनाएं ज़्यादा बनती है, मगर बीजेपी में ऐसा होता है कि कई बार खबरों में कोई और चल रहा है, न्यूज़ में कोई और चल रहा है, टिकट किसी और को मिल गया, हो सकता है उनको कहीं और सेटलमेंट करे राज्यसभा, क्योंकि बीजेपी के पास वो भविष्य की रणनीति को लेकर अब चल रही है। और बिहार में जैसे कि नीतीश जी को चेहरा मानी थी, तो अभी तो ऋतुराज सिन्हा का उम्र के हिसाब से देखिएगा तो युवा है और बीजेपी अब यहाँ पर नया परिवर्तन कर रही है, तो ऋतुराज सिन्हा का चांस यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है। और रविशंकर प्रसाद का बात करेंगे अगर एनडीए खेमे से,
रविशंकर प्रसाद अब कह सकते हैं कि अब उनके भी बेटे बीजेपी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे हैं। वो भी, उनकी भी लालसा है कि हमारा बेटा भी यहाँ सेट हो जाए। कई नेताओं का कह सकते हैं कि यहाँ पर नंद किशोर यादव का भी एक बार चला था उनके बेटे के टिकट को लेकर। तो ऋतुराज सिन्हा का पटना साहिब से प्रबल दावेदार लग रहे हैं। तो ऋतुराज सिन्हा भी यहीं से हैं और प्रसाद जी भी यहीं से हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव तो माहौल बन रहा है? तनाव का माहौल तो रहता ही है। और जब वो नहीं किसी को टिकट मिलेगा तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ पर जो नाराज होते हैं, नाराजगी, तो यहाँ पर जो जुड़ाव इन लोगों का रहता है 30 साल 40 साल पहले से जुड़ाव है। एक पीढ़ी पहले भी काम कर चुकी है। रविशंकर प्रसाद के पिताजी भी भाजपा से रहे हैं जी, जनसंघ से रहे हैं जी, जो पूर्वत पार्टी रहती थी। तो विचारधारा तो एक ही था। अब बाकी एक उम्र का अब बीजेपी में चला है कि 70 प्लस का ये दायित्व है, 75 प्लस का ये दायित्व है। कई लोगों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता है, कई लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद को भी ये एहसास हो गया कि मंत्रालय से उनको निष्कासित मतलब हटाया गया, उम्र का हवाला दें या किसी और चीज़ का। और भी ऐसे कई सीटें हैं, जैसे अगले सेशन में जब बात करेंगे, जैसे बेगूसराय का हो गया और भी आपका वैशाली का हो गया, गोपालगंज, ऐसे कई सीटें हैं। मगर पटना साहिब का कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा उससे ज़्यादा है कि इस बार कितना टक्कर होने वाला है। जैसे एक तरफा होता था जी, बीजेपी ही जीतेगी जी। बीजेपी तो बोलती है कि ये मेरा सेफ सीट है। पटना साहिब जो है वो ताल ठोक के खुटा गाड़ के बैठी है कि नहीं ये मेरा सेफ सीट है। लेकिन महागठबंधन भी जो है बोलती है कि इस बार समीकरण जो होगा बदलना चाहिए। हालांकि महागठबंधन भी उसे सेफ नहीं बोल रही है कि मैं इसे ले ही लूँगी जी, लेकिन तनाव जो है, जो टकराव है, इस बार अच्छा टक्कर होने वाला है। महागठबंधन के बारे में क्या बोलिएगा यहाँ की सीट को लेकर? महागठबंधन के बारे में यही कि देखिए, इसमें जो 6 विधानसभा सीटें हैं जी, दीघा, पटना साहिब, बांकीपुर, कुम्हरार, फतुहा और एक बख्तियारपुर। तो फतुहा और बख्तियारपुर में बीजेपी बहुत पीछे चली गई, मतलब हार ही जाती है, पीछे ही नहीं हार ही जाती है। इस बार पटना जो नंद किशोर यादव वाला सीट था वहाँ पर टक्कर हुई है। बाकी 3 सीटें इतनी मार्जिन से बीजेपी जीतती है, कुम्हरार हो या फिर बांकीपुर हो या दीघा हो। तो ये 3 सीटें इतनी मार्जिन से जीतती है कि फिर वो दोनों जो हारी हुई रहती है बख्तियारपुर और फतुहा, तो वहाँ पे ये अंतर हो जाता है। तो इस बार जो बीजेपी बहुत ज़्यादा मतों से जो जीतती थी, इस बार उसमें अंतर होगा। और इस बार एनडीए से एक खबर 6 महीने पहले चली थी कि मोदी जी बिहार में, जब नीतीश जी छोड़कर गए थे तो चला था कि मोदी जी पटना से ही आ जाएंगे। तो ये सब एक खबर है, और जब तक उसका नाम नहीं सामने आ जाए तब तक इसे हम भी खबर ही मानेंगे। अब मोदी जी यहाँ से लड़ेंगे तो उसका जन प्रभाव कुछ और हो जाएगा, वो काफ़ी आगे चला जाता है। जैसे बनारस के एरिया से जब लड़ाया गया था, गुजरात के 2-2 सीट से लड़े थे, मगर 19 में एक ही सीट से लड़े थे। तो कहीं ना कहीं पटना जो है, पटना का जो सीट है इस बार टक्कर होने वाला है, एक तरफा नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आपने सुना कि जो गंगा तीर के 2 तट हैं, हाजीपुर और पटना साहिब, इन 2 सीटों पे आज चर्चा हुई और 2 सीटों पे जो टकराव है, काफ़ी जम के इस बार टकराव होने वाला है। एक तरफ बीजेपी जो है खूंटा गाड़ के बैठी है कि पटना साहिब जो है वो तो मेरा ही है, परंतु महागठबंधन भी इस बार कह रही है कि समीकरण में बदलाव होना चाहिए। तो अब जो होगा वो तो सामने होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, हमें जुड़े रहिए हमारे साथ।